एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग अपने मास्टर से इमॉर्टल हर्ब कहाँ पर मिलेगा उसका लोकेशन के बारे में पूछ रहा होता है ताकि वो उसको खाकर अपना फार्मासिस्ट का कोर को अच्छे तरीके से बना सके। इसलिए उसकी मास्टर उसे बता देती है कि वो इमॉर्टल हर्ब उसे इमॉर्टल लैंड यानी कि पेंगलाई नाम की जगह पर मिलेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि तुम्हारे पास में वहाँ पर एंटर करने का कोई भी क्वालिफिकेशन है ही नहीं। जो सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर पूछने लगता है कि वहाँ पर एंटर करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके मास्टर बताती है कि वहाँ पर एंटर करने का मिनिमम क्वालिफिकेशन तुम्हें कम से कम ग्रेट सेंट रिलम का होना चाहिए, लेकिन तुम तो अभी सिर्फ ऑर्डिनरी सेंट रिलम ही हो। अनलेस जब तक कोई ग्रेट सेंट रिलम वाला तुम्हें वहाँ पर नहीं लेकर जाता है तब तक तुम वहाँ पर एंटर कर ही नहीं पाओगे। ये सुनकर फैंग फिर से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर जाते हुए कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई है जो कि मुझे वहाँ पर लेकर जा सकता है। अब इसी के साथ में अगले सीन में टीचर लियो को दिखाते हैं जहाँ पर वो उसकी बेटी के साथ बातें कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर फैंग उससे जल्दबाजी में आकर पूछता है कि क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकती है। वो पूछती है आखिर तुम इतना ज़्यादा हड़बड़ा क्यों रहे हो। लेकिन फैंग इसको कोई भी जवाब ना देते हुए कहता है कि क्या आप मुझे पेंगलाई लेकर चल सकते हैं। जो सुनकर पहले तो वो थोड़ी सी शॉक्ड रह जाती है मगर फिर उसे मना करते हुए कहने लगती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जाकर थोड़ा सा कल्टिवेट क्यों नहीं कर लेते हो, हर बार जब भी देखो तुम इधर उधर भटकते रहते हो। तभी उसकी बेटी रिक्वेस्ट करने लगती है कि क्या आप डैडी को हेल्प नहीं कर सकते हैं क्या। उससे उतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करते देखकर टीचर लियो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है और सोचती है कि दोनों बाप बेटी एक जैसे थिक स्किन्ड है। ये सोचकर वो उससे कहती है कि तुम तो सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें लेकर जाने से तो सच में मेरा लक काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। जो सुनकर फैंग थोड़ा सा सॉफ्ट होते हुए पूछता है तो इसका मतलब आप मुझे लेकर चलने के लिए मान गए हैं। वो कोई भी जवाब ना देते हुए कहती है कि जल्दी चलो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ये बोलकर वो उसे टेलीपोर्ट होकर लेकर चली जाती है और कुछ ही देर के बाद में वो उसे पेंगलाई नाम की जगह पर लेकर पहुंच जाती है। जहां पर पहुंचकर और आसपास देखकर फैंग कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर ऊपर में आसमान भी होगा, यहाँ पर ऐसा एक दुनिया एग्जिस्ट करता है और वो भी इतना ज़्यादा डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ में, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। फैंग आसपास देखकर आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उनके पास में एक बहुत ही बड़ा भालू आ जाता है, जिससे देखकर फैंग थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि यहाँ पर तो डीमन बीस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं क्या। तभी टीचर लियो उससे कहती है कि तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो, ये तो सिर्फ एक डीमन लेपर्ड है और उससे देखकर तुम इतना ज़्यादा डर क्यों गए हो। ये बोलकर वो सिर्फ उसे अपना आंखों से घूरकर उस बिस्ट को डराकर भगा देती है। जो देखकर फैंग और ज़्यादा शॉक्ड होते हुए सोचने लगता है कि आखिर ये टीचर लियो कितने ज़्यादा ताकतवर है, ये तो सिर्फ उसे घूर कर ही भगा दी है, आखिर इसका रिलम क्या है। ये सोचकर वो उससे पूछता है कि क्या आप बता सकते हैं कि इमॉर्टल हर्ब कहाँ पर ग्रो होता है। ये सुनकर वो उसे लेकर चलते हुए कहती है कि मुझे फॉलो करो, वो सेनियन माउंटेन में तुम्हें मिल जाएगा। अब इसी के साथ में कुछ देर बाद में सेनियन माउंटेन को दिखाया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है कि ये वही लैंड है जो कि लेजेंड के अनुसार में 3 एंशिएंट गॉड्स के द्वारा निकाला गया था, बनाया गया था। सिर्फ फेटेड वन ही इस माउंटेन में एंटर कर सकता है और एक बार अगर कोई इसमें एंटर कर जाता है तो वो अपने लाइफ के एकदम पिनेकल पर पहुँच जाता है। वहीं पर टीचर लियो उसे उस माउंटेन के बाउंड्री पर लेकर आ गई होती है जहाँ पर वो बाउंड्री माउंटेन को सबसे अलग करता है और वो उससे कहती है कि मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ, तब तक तुम जाकर ट्राई कर सकते हो। तभी वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आकर फैंगो को देखकर बातें करने लगे होते हैं कि देखो, लगता है कि कोई सेनियन माउंटेन में एंटर करना चाहता है। ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा यंग लग रहा है, लगता है कि वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा महान समझ रहा है, इसलिए यहाँ पर आ गया होगा। सेनियन माउंटेन में किसी को एंटर किया हुआ हज़ारों सालों से ज़्यादा हो गया है। वहीं पर उनकी बातों पर कोई भी ध्यान ना देते हुए फैंग उस पर एंटर कर जाता है। जो देखकर उसके मास्टर कहती है याद रखना, वहाँ पर जाकर तुम्हें सबसे पहले सिर्फ इमॉर्टल हर्ब को ही ढूंढना है और कोई भी फालतू के कामों में मत लग जाना, क्योंकि अगर तुम ये मौका एक बार खो देते हो तो तुम्हें दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। फैंग उससे पूछता है कि क्या आप कभी इस माउंटेन में एंटर करी है। वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड होकर कहती है कि अगर मैं इसमें एंटर नहीं की थी तो मैं अपना फार्मासिस्ट का कोर को कैसे बना ली थी। ये सुनकर फैंग एकदम डिटर्मिनेशन के साथ में उसमें एंटर करने लगता है और वो जैसे उसमें थोड़ा सा एंटर करता ही है कि तभी उसका लिटिल बॉल उसके बॉडी में से अपने आप ही बाहर फेंक दिया जाता है। जो देखकर फैंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है मगर अंदर जाना जारी रखता है। दूसरी तरफ वो देखकर सभी के सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए होते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन हो ही नहीं रहा होता है।
वहीं पर फैंग जब वहाँ पर एंटर कर जाता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि उसका बॉडी का हर एक सेल काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा हो। वहीं पर उसे पूरी तरह से अंदर एंटर करते देखकर सभी लोगों के साथ साथ में टीचर लिऊ भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह गई होती है और सोचती है कि तुमने तो मेरा ये ट्रिप वर्थवाइल बना दिया है। वहीं पर उसे सच में एंटर करता देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि वो अंदर कितना देर तक रह सकता है। मैंने सुना है कि इमॉर्टल ऑर्गेनाइजेशन का इमॉर्टल वेनरेबल आधा घंटा तक रहा था। एक बुढ़ी कहती है कि अगर कोई बंदा अंदर में 5 मिनट से ज़्यादा वक्त तक रह जाता है तो उसके पास में ऑर्डिनरी सेंट के पीक पर पहुंचने का चांस होता है। तभी एक बंदा टीचर लिऊ के पास फैंग का जानकारी निकालने जाता है, मगर वो उसे कुछ भी जवाब ना देकर पीटकर खाने पीने पर दे देती है। अब इसी के साथ में उसे अंदर गया हुआ 10 मिनट बीत जाता है और उसे अभी तक बाहर ना आता देखकर सभी लोग और ज़्यादा हैरानी से बातें करने लगे होते हैं। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि वो एक्चुअली में 10 मिनट तक रह गया है, इसका मतलब तो उसके एम्परर लेवल तक पहुंचने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसी के साथ में वक्त बीतते जाता है और सभी लोगों की हैरानी भी बढ़ती ही जाती है और सभी लोग उसके बारे में बकबक करना जारी रखते हैं। जैसा जैसा वक्त बीतते जाता है वो लोग और चिल्ला चिल्लाकर बातें करने लगे होते हैं, जिससे टीचर लिऊ का दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो जाता है और वो उन्हें पीट कर शांत करवा देती है और सोचने लगती है कि आखिर वो बंदा इतनी देर से अंदर में कर क्या रहा है। वहीं पर माउंटेन के अंदर में दिखाते हैं जहाँ पर फैंग अंदर जाकर आसपास की चीज़ों को देखते हुए कहते हैं कि यहाँ का तो हर एक चीज़ एकदम लाइफ से भरा हुआ है। तभी उसकी मास्टर कहती है कि ये मत भूलो कि तुम यहाँ पर इमॉर्टल हर्ब को लेने के लिए आए हो। फैंग कहता है कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं उस मैटर को नहीं भूलने वाला हूँ। वो कहती है क्या तुम सच में उसे ढूंढ सकते हो ना? वेल मुझे हेल्प करने दो, नहीं मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि उसे कैसे ढूंढना है। ये बोलकर वो उसे ट्रिक सिखा देती है। इसलिए फैंग वही वाली स्किल का यूज करता है जिससे उसके आसपास के सभी पेड़ पौधे उसके रास्ते से हट जाते हैं। इसलिए फैंग काफ़ी आराम से आगे बढ़ने लगता है। मगर तभी वो कुछ फील करते हुए पूछता है कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि सभी तरह की एनर्जी मेरे अंदर समा रही है। उसकी मास्टर कहती है कि ये 9 कलर्ड इमॉर्टल लाइट हेवन और अर्थ का सबसे प्योरेस्ट और अनस्टॉपेबल एनर्जी है, तो ऑफकोर्स ये तुम्हारे बॉडी में अनएक्सपेक्टेड चेंज करेगा ही करेगा। फैंग वो सुनकर सोचता अनएक्सपेक्टेड चेंजेस करेगा, लेकिन वर्चुअल मार्शल आर्ट्स बॉडी का पावर में तो मुझे कुछ खास बदलाव होते दिखाई दे नहीं रहा है। तभी उसका स्पिरिचुअल वेट उसका वर्चुअल मार्शल आर्ट्स के बॉडी के साथ मर्ज होना शुरू हो जाता है और फिर से अचानक एक दूसरा बीट में कंडेंस होना शुरू हो जाता है, जिससे वो थोड़ा सा शॉक्ड तो हो जाता है, मगर फिर से जल्दी से उस पर से ध्यान हटाकर इमॉर्टल हर्ब को ढूंढने जाने लगता है। लेकिन अचानक उसके आगे के रास्ते को कुछ पेड़ ब्लॉक कर देता है, जिससे कंफ्यूज होकर वो उसका कारण अपने मास्टर से पूछने लगता है। पूछकर वो दूसरा डायरेक्शन में जाने लगता है, मगर उस डायरेक्शन का भी रास्ता को वो लोग ब्लॉक कर देते हैं, जिससे फैंग थोड़ा सा बेचैन होते हुए कहने लगा होता है कि इतनी दूर आने के बाद में ये लोग मुझे आगे बढ़ने क्यों नहीं दे रहे हैं, कहीं ये लोग नहीं चाहते हैं कि मैं इमॉर्टल हर्ब को प्राप्त करूं। तभी उसके मास्टर कहती है अरे गधे कहीं की, तुम चुपचाप दूसरा रास्ते को ट्राई क्यों नहीं कर लेते हो। इसलिए फैंग दूसरा रास्ता में जाते हुए थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहता है कि अब मुझे समझ आया कि वो लोग मुझे सही रास्ते पर भेजना चाहते थे, मैं ही बस थोड़ा सा इम्पल्सिव हो गया था। अब इसी के साथ में कुछ देर के बाद में वो फाइनली माउंटेन के टॉप पर पहुंच गया होता है, जहाँ पर सिर्फ एक ही पेड़ होता है और उसके आसपास में बहुत ही सारा पौधा होता है। जो देखकर वो पूछता है क्या यहीं पर वो इमॉर्टल हर्ब ग्रो होता है। ये बोलकर वो उसे आसपास ढूंढने लगता है और तभी वो उसे दिख जाता है, जो देखकर उसकी मास्टर जल्दी से उसे खाने के लिए कहती है और ये भी बताती है कि अगर वो बाहरी दुनिया के किसी भी चीज़ को कांटेक्ट में आता है तो वो अपना क्वालिटी को खो देगा। इसलिए फैंग अपना फार्मासिस्ट का पावर का यूज करके उसे अपने पास लेकर आता है और खा लेता है। खाकर पूछता है कि अब हम वापस जा सकते हैं। ये बोलकर वो वापस जाने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसे काफ़ी ज़्यादा नींद आने लगती है और वो वहीं पर सो जाता है। उसके सोने के बाद में उसके बॉडी में काफ़ी सारा एनर्जी उसके बॉडी में एंटर करने लगता है, जिसका पता उसे नहीं चलता है। वहीं पर फैंग के कॉन्शियसनेस को दिखाते हैं, जो कि अपने आप को एक अजीब सा जगह में पाकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होने लगा होता है कि आखिर वो कहाँ पर आ गया है। और उसके लिए सबसे टेरिबल बात ये होती है कि वो ना ही एक भी शब्द बोल पा रहा होता है और ना ही अपना बॉडी को हिला भी पा रहा होता है। तभी अचानक वहाँ का नज़ारा बदल जाता है और वहाँ पर आसमान में से बिजली चमकने लगी होती है
उसके बाद में से फिर से सीन चेंज होती है और ज़मीन में से एक पौधे का जन्म होने लगता है। वो सब देखकर फैंगो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इन सब का मतलब क्या है। तभी फिर से सीन चेंज हो जाता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिजली चमकने लगती है और फिर वहाँ पर वही तीनों एंशिएंट गोड्स आ जाते हैं, जिन्हें कि फैंग नहीं जानता है और कंफ्यूज होने लगा होता है कि आखिर ये लोग है कौन। तभी वहाँ पर काफ़ी सारे बिस्ट आ जाते हैं और उन सभी लोगों में लड़ाई होना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी अचानक वो लोग गायब हो जाते हैं और इसके बाद में वहाँ पर काफ़ी सारे लोग अपीयर हो जाते हैं और उनके बीच में युद्ध होना शुरू हो जाता है। वो सब देखकर फैंगो को अब समझ में आ गया होता है कि ये सब जो कि वो सब देख रहा है वो सब इतिहास का घटनाओं को वो देख रहा है। अब इसी के साथ में कुछ देर के बाद में फैंगी की आंखें खुल जाती है और वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि मैं अभी तक यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मैं क्या सो गया था। अरे नहीं, कहीं मैंने काफ़ी ज़्यादा वक्त तो बर्बाद नहीं कर दिया है ना, कहीं इनलाइटमेंट प्लेस में एंटर करने वाला टाइम मैंने मिस तो नहीं कर दिया है ना। ये सब सोचकर वो जल्दी से भाग कर उस माउंटेन प्लेस से बाहर निकलने लगता है और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।